मेरी शादी को अभी 4 महीने ही गुजरे थे कि मेरी पति की मौत हो गई। पति के मरने के बाद मैं 5-6 महीने ससुराल में ही रही। फिर मेरे माँ-बाप मुझे लेने आ गए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं अपनी माँ-बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरे पापा की हालत बहुत ख़राब थी, बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई थी। मेरे ससुराल अच्छे खासे अमीर आदमी थे। मेरी सास के 2 बेटे ही थे और 1 बेटी थी। मेरी सास का एक छोटा बेटा मेरे पति से 2 साल छोटा था। मेरे पति के मरने के बाद मैं चाहती थी कि मेरी सास मेरी शादी मेरे देवर से कर दे, इसलिए मैं उनका दिल जीतने की कोशिश करती थी और रात को सोने से पहले अपनी सास पर भी पैर दबाया करती थी। मुझसे जितना बढ़ पड़ता था उतना मैं करती थी। उनकी दिन रात सेवा करती थी। उन्हें शिकायत का मौका नहीं देती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि वह मुझे एक बार फिर से अपनी बहू बना ले। और मेरी एक नंद थी जिनकी शादी बहुत अमीर घर में हुई थी। कभी कभी वह अपने मायके के घर आया करती थी, लेकिन वह ज़्यादातर अपने ससुराल में ही रहना पसंद करती थी। उनके घर में हमारे घर से ज़्यादा ऐशो आराम थे। मेरी ननद जब भी आती तो मैं उनकी ज़्यादा खातिरदारी करती थी, उनके बच्चों का भी ख्याल रखती थी। इस बात से मेरी सास बहुत खुश होती थी। मेरी सास मुझे शादी के पहले ही से ही बहुत पसंद करती थी। मैं भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। वह मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती थी, कहती थी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वह यही कहती कि तुम मेरी बेटी की तरह हो। जिस तरह तुम मेरी सेवा करती हो, एक बेटी ही अपनी माँ की सेवा कर सकती है। मुझे किसी भी तरह उनका दिल जीतना था क्योंकि मेरे घर में मेरी सास की ही चलती थी। अगर उन्हें किसी की बात बुरी लग जाती थी तो वह उनका नाम भी नहीं लेती थी, लेकिन मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी, इसलिए मुझे विश्वास था कि वह मेरी शादी देवर के साथ करा देगी। मेरा देवर अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा। उसके आने से सिर्फ 4 महीने ही बाकी थे। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी कि यह फिर से अब मेरा हो जाएगा। मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। मैं इस घर को गंवाना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं बहुत गरीबी देखी थी। ससुराल जाकर ऐसी ही ऐसो आराम देखा है, इसलिए इस घर को छोड़ना नहीं चाहती थी। यह लोग खानदानी अमीर थे और मेरा देवर भी बहुत स्मार्ट था। अगर मैं अपने मायके चली जाती तो यह सब मेरे हाथ से चला जाता और मैं अकेले रह जाती। इसलिए मैं ही जान के कोशिश में लगी रहती थी कि इस घर की बहू बन जाऊं। वैसे मैं भी क्या किस्मत पाई थी कि गरीबी होकर भी मेरी शादी एक अमीर घर में हुई, लेकिन मैं खुशी सिर्फ कुछ दिनों की थी और मैं 5 महीने में ही विधवा हो गई। मैं अब यही चाहती थी कि मैं फिर से दुल्हन बनकर इस घर में रहूं और यह तभी हो सकता था जब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा। मेरी सास अपनी छोटी बेटी की हर बात मानती थी और हर समय मशवरा भी उसी लेती थी। मेरे पति बचपन से ही बीमार रहते थे। बचपन की कमजोरी जवानी तक नहीं निकली। वह बहुत दुबले पतले थे और सांवले रंग के थे। तभी तो मुझ जैसी गरीब लड़की को शादी इतनी अमीर घर में हो गई थी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह हमें छोड़कर चले गए। हम भले ही गरीब लोग थे, लेकिन अगर मेरे पापा को पता चल जाता कि मेरे पति बचपन से ही बीमार रहते हैं तो वह मेरी शादी कभी नहीं करते। मेरे पति के मरने के बाद मैं 2 साल तक अपनी सास और ननद की सेवा करती रही, लेकिन मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ जिस दिन मेरी सास ने कहा कि मैं अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ। मैं उनके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। दिल में यही सोचने लगी कि मैं दिन रात उनके आगे पीछे नौकरानी बनी फिरती थी, उनकी सेवा में लगी रहती थी। शायद वह मेरी शादी करवा दे, इसलिए ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। मेरी सास देवर के लिए लड़की ढूंढ रही थी, जबकि मैं घर में पड़ी हूँ। मुझे अपनी बहू बनाने की वजह दूसरी लड़की ढूंढ रही हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। एक दिन मैं और मेरी सास एक बाबा के पास पहुंच गए। मेरी सास हर शनिवार को बाबा के पास जाया करती थी। एक दिन जब हम वहां पहुंचे तो एक नौजवान लड़की भिखारी की लाइन में बैठी हुई थी। वह अंधी थी, इसलिए शायद मेरी सास को उसके ऊपर दया आ गई। वह उसके साथ जाकर बैठ गई और उससे बातें करने लगी। उससे पूछ रही थी कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ है क्या? तुम यहाँ कैसे हो? मैं तो मेरी सास को उस अंधी बेकार दिन के साथ देखकर हैरान थी। आखिर मेरी सास उस
कैसे जानती है और मेरी सास उसे लड़की से माफ़ी क्यों मांग रही है। उससे कहने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ घर चलो। लेकिन वह लड़की बहुत गुस्से में थी। वह बोली, मुझे आपके साथ हरगिज़ नहीं जाना। उसने कहा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है आपकी वजह से हुआ है। अब मेरी सास रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करूँगी। मेरी सास उसे भी लड़की को अपने साथ घर लेकर आ गई। जब मैं अपनी सास से पूछा कि उस लड़की को घर क्यों ले आई, तो मेरी सास सिर्फ मुझसे इतना बताया कि मैं उस लड़की की शादी अपने छोटे बेटे से करवाऊंगी। सास की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने इतने सपने देखे थे, यह सब बेकार हो गए। मेरी सास ने इतना कहकर मुझे चुप करा दिया था। वह मुझे इशारा किया, अब कुछ मत पूछना। मुझे हैरत तो इस बात की थी कि एक अंधी भी लड़की की शादी अपने डॉक्टर बेटे के साथ कैसे करवा सकती हैं। मुझे तो यह पता था कि मेरा देवर एक अंधी लड़की को देखते ही ठुकरा देगा, क्योंकि वह अमेरिका में पढ़ा लिखा है। तो एक भी कार ऐसा लड़की से शादी क्यों करेगा। वह लड़की अब हमारे घर में ही रह रही थी, मेरी साथ शादी की तैयारियों में लग गई। अब मेरा देवर भी आ गया था। मेरी सास ने उसे भी बताया कि शादी के बारे में। मेरा देवर भी खुशी खुशी मान गया। मेरी सास उसे लड़की को एक अलग कमरे में रखी। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। मेरी सास उस कमरे में ही खाना भेज देती थी कि साहिल मेरा देवर इस शादी के लिए कैसे मान गया। भला एक अंधी लड़की से शादी कैसे कर सकता है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मेरी सास ने मेरे देवर को यह बात बताई ना हो कि वह लड़की कौन है। मैं अपने देवर को बात बता पाऊंगी कि उसकी शादी उसकी माँ ने एक अंधी लड़की से तय की है, तब वह इस शादी से मना कर देंगे। एक दिन यह मौका मिला और मैं साहिल को भड़काने में कामयाब हो गई। मैंने अपने देवर से कहा कि आपकी माँ आपकी शादी एक अंधी लड़की से कर रही है। मेरी बात सुनकर मेरा देवर मुझसे देखने लगा और कहने लगा कि भाभी आप चिंता मत करो, मुझे मेरी माँ पर पूरा भरोसा है। जब शादी का समय आया तो मेरा देवर उस बेकार लड़की को देखकर बहुत खुश हो गया, जैसे उसे बहुत ज्यादा खुशी मिल गई हो। वह बहुत ज्यादा ही खुश था। वह सब जो हो रहा था उसे देखकर मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। कोई तो बताए आखिर यह सब क्या हो रहा है। फिर मेरा देवर अपनी अंधी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर चला गया था। मेरे सारे सपने अब चकनाचूर हो गए थे। मेरी सास ने मुझे कहा कि अब से मेरी देवरानी और उसके काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी। मुझे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि पहले मैंने अपनी सास की सेवा की, अब वह देवरानी की नौकरानी बनने को बोल रही थी। मैंने अब फैसला कर लिया कि मैं उनसे बोल कर रहूंगी। फिर मैं उनके कमरे में चली गई। सास से पूछा कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा है। आप मेरे पति की माँ थी, इसलिए मैंने जी जान से आपकी सेवा की, और आप अंधी की सेवा करने को कह रही हैं, यह मुझे से नहीं हो पाएगा। अब मेरी सास मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरी सास ने कहा कि आकर मेरे पास बैठो, बताती हूँ यह अंधी लड़की कौन है। मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं उनके पास जाऊं। मेरा दिल यही कर रहा था कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि मैं अपने मकसद में नाकाम हो गई थी। मेरी सास ने कहा कि यह बात तब की है जब साहिल अमेरिका नहीं गया था। यह लड़की हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। इस लड़की का नाम मोनिका है। साहिल मोनिका को पसंद करता था और मोनिका भी उसे पसंद करती थी। कई बार साहिल ने कहा कि मेरा रिश्ता लेकर मोनिका के घर जाओ और मेरी शादी करवा दो। मोनिका से यह लोग बहुत गरीब थे, इसलिए मुझे यह रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि मैं साहिल का रिश्ता एक अमीर खानदान में करना चाहती थी जो हमारे टक्कर के हो। लेकिन साहिल ने मुझे समझाया कि इंसान की खुशियों के आगे पैसे का कोई मूल नहीं होता है। मैं मोनिका के घर चली गई और उसके माँ बाप को धमकी दी कि वह अपनी बेटी से कहे कि मेरे बेटे से दूर रहे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं सीधा उनसे कहा कि आप लोगों ने अपनी बेटी को सिखाया है कि मेरे बेटे को फंसा लें, क्योंकि हम लोग अमीर आदमी हैं, तो एक अमीर घर की बहू बन जाएगी और तुम लोगों के मजे हो जाएंगे। लेकिन उसकी माँ रो रो कर कहने लगी कि मैं कुछ नहीं सिखाया अपनी बेटी को। उसकी माँ कहने लगी कि हम
लोग गरीब जरूर हैं लेकिन इज्जतदार हैं। अगर आप यहाँ तमाशा करोगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, इसलिए अब यहाँ से चले जाएं। उसे औरत से ने कहा कि मैं अपनी बेटी को उनकी बेटी से नहीं मिलने दूंगी, आप निश्चित होकर जाओ। जब मैं बात करके उनके घर से बाहर निकली तो उसके घर के बाहर बहुत लोग इकट्ठे थे। लोगों को तमाशे के बारे में पता चल गया था। मैं घर आई तो साहिल मुझे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। मैंने उसे खाना खाने की भी कहा लेकिन उसने खाने को मना कर दिया। साहिल की यह बेरुखी मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी। यह सब इसी वजह से हो रहा था क्योंकि उस लड़की ने साहिल को फोन करके बता दिया था कि मेरा बेटा आज्ञाकारी बेटा था, लेकिन अब वह मुझसे बात तक नहीं करना चाहता था। अब ऐसा लग रहा था कि उसने पागलपन का दौरा पड़ जाएगा। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। मैंने उसे बहुत आवाज लगाई लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। वह बीमार सा रहने लगा था। उसकी ऐसी हालत देखी जा नहीं रही थी। मैं कैसे भी करके उससे लड़की मोनिका और उसके परिवार को इस शहर से बाहर निकाल देना चाहती थी क्योंकि मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। मेरा बेटा घर से बाहर जाने लगा तो मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगा मैं मोनिका से मिलने जा रहा हूँ। मैं उसे बहुत रोका और कहा कि मैं तुम्हारी शादी उससे गरीब लड़की से हरगिज नहीं करवाऊंगी। उसे लड़की की नजर सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है जो तुम्हें नजर नहीं आ रही है। मेरी बात सुनकर साहिल पर घर से बाहर चला गया। कुछ देर के बाद जब वह वापस आया तो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था और अपने कमरे में चला गया। वहां पर रखी हर चीज को तोड़ने फोड़ने लगा। मुझे ऐसा लगता था कि अगर वह लोग यहाँ से दूर चले जाएंगे तो साहिल का संपर्क खत्म हो जाएगा और वह उसे लड़की को भूल जाएगा। मैं उस लड़की के घर चली गई और उनके माँ बाप से कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी। तभी हम कमरे से मोनिका बाहर आई और कहने लगी आप भी फिक्र हो जाइए, आपके बेटे से नहीं मिलूंगी। आज भी वह मुझे मिलने आया था लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया था। हम आपके पैसे नहीं चाहिए, हम आज रात ही यहाँ शहर छोड़कर चले जाते हैं। अब आप अपने बेटे को समझाएं कि वह मेरा पीछा ना करें। उसने मुझसे कहा कि मुझे आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे अकड़ कर कहा कि मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम लोग यहाँ से चले जाओ। घर आई तो साहिल की हालत बिगड़ चुकी थी क्योंकि उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। मुझे लगा बस कुछ दिनों की बात है, बाद में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साहिल अपनी जिद पर अड़ा रहा और भी उसी की हालत में मोनिका का नाम ले रहा था। बाद में मुझे पछतावा हुआ कि अगर मोनिका की शादी साहिल से कर देता तो मेरी बेटे की ऐसी हालत नहीं होती। कुछ ही दिनों में मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती, बस एक ही बात करता कि मोनिका के बगैर मैं मर जाऊंगा। अपने बेटे की हालत देखते हुए मैंने उससे झूठ कहा कि मैं उसकी शादी मोनिका से करवा दूंगी। मेरा बेटा एक बहुत अच्छा खुश हो गया और जल्दी से ठीक होने लगा। उसे क्या पता था कि मोनिका और उसके परिवार वालों को इस शहर से ही बाहर निकलवा दिया। मेरा बेटा ठीक होते ही मोनिका से मिलने चला गया लेकिन फिर वहाँ मायूस होकर घर वापस आ गया और मुझसे कहने लगा माँ आप तो शादी के लिए मान गई हैं, लेकिन अब मोनिका और उसका परिवार पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं मोहल्ले में भी पूछा लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। मैं भी नहीं था, वह लोग किस शहर गए। मेरा बेटा वह बात समझ गया कि मोनिका मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। फिर वह कुछ दिनों में ही विदेश चला गया अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। उधर मैं मोनिका की तलाश जारी रखी क्योंकि अगर आज मैं मोनिका को अपनी बहू बनाया होता तो मेरा बेटा मेरे साथ होता, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता। मोनिका के रिश्तेदारों को भी बोला कि कहीं अगर वह मिले तो मुझे बताएं, लेकिन उन लोगों को कुछ पता नहीं था। फिर मैं हर शनिवार बाबा के पास जाने लगी, प्रार्थना करने लगी। अपने किए पर बहुत पछतावा था मुझे। फिर भगवान से मेरी सुन ली और मुझे मोनिका मिल गई। वहीं बैठकर भीख मांगा करती थी। उसकी जिम्मेदारी मैं ही थी क्योंकि जब मैं मोनिका से पूछा तो कहने लगी कि वह सब वहां से निकलते ही उन सब का एक्सीडेंट हो गया था। मोनिका ने अपने माँ बाप को खो दिया और मोनिका को भी चोटें आईं जिससे उनकी दोनों आंखें चली गईं। मैंने सोचा कि जिसमें मेरी बेटी की खुशी है अब मैं वही करूंगी, इसलिए मैं मोनिका को अपनी बहू बनाने के लिए घर लेकर आई और कहा मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। जिस तरह से तुमने मेरी सेवा की है
मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी साहिल से करवा दूंगी, लेकिन साहिल की खुशी मोनिका में थी, इसलिए मैं साहिल से तुम्हारी शादी नहीं करा सकी। और तुम कहोगी तो मैं तुम्हारा रिश्ता दोबारा कर दूंगी, वह भी बड़े और अमीर घर में। मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। माँ जी की बात सुनकर मुझे मोनिका के लिए बहुत दुख हुआ और खुशी इस बात की है कि मेरी सास मुझे ऐसी गरीब लड़की के बारे में इतना सोचती है, वरना अब तक मुझे मेरे मायके भेज चुकी होती। मैं खुशी खुशी अपनी सास की सेवा में लग गई और मोनिका की देखभाल की जिम्मेदारी भी अपने सर पर ले ली, क्योंकि अब से मैं उस अपनी छोटी बहन मान चुकी थी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।